नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। सीधे चलेंगे जहां पे सीएम योगी आदित्यनाथ मथुरा में क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। की सुविधा एक बड़ी संख्या है। ये उत्तर प्रदेश में सरकार आते ही सबसे पहले सरकार ने किया था, डबल इंजन की सरकार ने सबसे पहला कार्य लघु और सीमांत किसानों का ₹1,00,000 तक का ऋण माफी के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना। उसी श्रृंखला का हिस्सा था कि हमारा अन्नदाता आत्महत्या न करे। उनके लिए अनेक कार्यक्रम, एमएसपी लागत का डेटा मिले, आजादी के बाद पहली बार ये प्रभावी ढंग से ला तो हमारे अन्नदाता किसानों का सम्मान बना रहे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, देश के अंदर 2,62,00,000 किसान तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से 60,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे डीएम से उन अन्नदाता किसानों के खाते में जा चुका है। हर किसान के खाते में की राशि 3 किस्तों में उनके खाते में सतत पहुंच रही है। एक प्रक्रिया, किसान देश खुशहाल होगा। और यही तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कि आर्थिक समृद्धि का मार्ग, आर्थिक रूप से समृद्धि की ऊंचाई में व्यक्ति से नहीं बल्कि सबसे नीचे पायदान पर एक व्यक्ति से की जानी चाहिए। और भारत को पर अग्रसर करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने माध्यम बनाया। गांव को, किसान को, नौजवान को, महिलाओं को, समाज के उस तबके को जो अब तक योजनाओं से किन्हीं कारणों से वंचित। भाइयों बहनों, अपने पूर्वजों हम इस पूरे पक्ष में पितरों के प्रति तर्पण का कार्यक्रम, श्राद्ध का कार्यक्रम दुनिया के अंदर अन्यत्र ये देखने को नहीं मिलता होगा। इस सनातन धर्म की परंपरा में होता है। अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए उन्हें तर्पण देते हैं। माध्यम कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक माध्यम है, लेकिन उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतार करना और उसको व्यवहारिक धरातल पर उतार करके उनको साकार करना, यह भी कृतज्ञता का अध्ययन है। और आज डबल इंजन की सरकार उसी को ज्ञापन करने का एक माध्यम इस रूप में आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा सरकार ने अब तक 2,17,000 करोड़ गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का जहां भुगतान हो, वहीं इसी मथुरा छाता चीनी मिल के पुनरुद्धार के कार्यक्रम को भी सरकार आगे बढ़ाने जा रही है। इस कार्यक्रम को हम लोगों ने में लेकर के इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, नंद आदि पवित्र स्थलों को तीर्थ क्षेत्र के रूप करने की कार्रवाई युद्ध स्तर पर बढ़ रही है। निवेश की नई संभावनाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। कोसी कला में का एक बड़ा केंद्र गत वर्ष स्थापित हो गया। आलू प्रोसेसिंग का भी एक नया सेंटर आगरा में स्थापित होने, ये सभी इन किसानों के जीवन में व्यापक परिवर्तन बनने जा रहे हैं। भाइयों बहनों, आज सब अपने अन्नदाता किसानों की समृद्धि के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य करते हुए इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी मैं यहां पर, सौभाग्य है मुझे इससे पहले भी कई बार धाम में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और मैंने यहां पर आज भी देख के मन कितना प्रसन्न हुआ, देख करके कैसे हम अधिक यानी जमीन कैसे हम लोग को आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर कर सकते हैं, की परिकल्पना को कैसे साकार किया जा सकता है।
उदाहरण दीनदयाल धाम है। आप वहां पर आए संख्या में किसान बंधु आए हैं। आप देखिए कैसे वर्कशॉप चलते, आयुर्वेद की दवाओं को, गौ आधारित कृषि को, बनने वाले गौमय से बनने वाली तमाम प्रकार की औषधियों से निर्माण कैसे होता है, यहाँ की वर्कशॉप को थोड़ा जाकर किस तरीके से यहाँ पे कार्य हो रहा है और कितनी उत्तम क्वालिटी की आयुर्वेद की, आयुष की दवाओं को यहाँ उत्पादन हो रहा है। एक उदाहरण यह धाम यहाँ पे प्रस्तुत कर रहा है। अनुसंधान केंद्र को एक नए सिरे से प्रस्तुत करके गौ जो भारत की सनातन परंपरा रही है, एक और हम गौ को मां कहते हैं और दूसरी तरफ छोड़ देते हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे आप मथुरा से। उनकी तरफ से किसानों के हित में क्या कार्य किए जा रहे हैं और आगे किस तरीके से कार्य किए जाएंगे उसके बारे में जानकारी वो दे रहे थे। इस बीच बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। ईडी ऑफिस पहुंचे हैं संजय सिंह के करीबी सर्वेश मिश्रा। शराब घोटाले में होगी पूछताछ। तो सर्वेश मिश्रा को एक बार फिर से समन जारी किया गया था ईडी की तरफ से। अब देखिए ईडी के दफ्तर पहुंच चुके हैं सर्वेश मिश्रा। सर्वेश मिश्रा वही शख्स है जो कि संजय सिंह का करीबी है, जिनके घर पर पहले भी छापेमारी हो चुकी थी। इससे पहले भी वो ईडी के दफ्तर गए थे और उनसे पूछताछ की गई थी। अब ये जानकारी मिल रही है कि सर्वेश मिश्रा एक बार फिर से ईडी के दफ्तर पहुंचे हैं और उनसे पूछताछ की जाएगी। ये पूरा मामला तथाकथित शराब घोटाले से जुड़ा हुआ है, जिसको लेकर एक के बाद एक न सिर्फ संजय सिंह के करीबियों पर शिकंजा कस रहा है, बल्कि आम आदमी पार्टी के कई ऐसे नेता हैं जिन पे शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। तो शराब घोटाले में पूछताछ होगी। सर्वेश मिश्रा पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं ईडी ऑफिस। सर्वेश मिश्रा पहुंच चुके हैं और बता दें इससे पहले भी सर्वेश मिश्रा से एक बार पूछताछ हो चुकी है। ये दूसरा चरण है जब सर्वेश मिश्रा को ईडी ने एक बार फिर से समन दिया और उसके बाद से बुधवार को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इससे पहले संजय सिंह की कोर्ट में पेशी हुई थी। संजय सिंह को 13 अक्टूबर तक के लिए ईडी की हिरासत में एक बार फिर से भेज दिया गया है। रिमांड दे दी गई है और पूछताछ ईडी अभी भी उनसे करेगी, क्योंकि ईडी द्वारा ये कहना है कि हमारे पास कुछ पुख्ता प्रूफ है जो कि हम कोर्ट के सामने नहीं रख सकते और उन्हीं सबूतों के आधार पर हमें संजय सिंह से पूछताछ करनी है। हालांकि ईडी के वकील के जवाब में यहाँ पे संजय सिंह की तरफ से भी कई बातें कही गई और ऐसे में कोर्ट ने साफ तौर पे कह दिया है कि हम आपको 5 नहीं 3 दिन की रिमांड देंगे, क्योंकि 5 दिनों के रिमांड की डिमांड जो है वो की गई थी ईडी की तरफ से संजय सिंह की। और ऐसे में कोर्ट ने पूछा है कि क्या 5 दिनों में आपने पूरी पूछताछ नहीं की है। ईडी ने 5 दिन की और मोहलत मांगी थी। 3 दिन का समय ईडी को दिया गया है। रिमांड जो है संजय सिंह की ईडी को 3 दिन के लिए और बढ़ा के मिल चुकी है, यानी कि 13 अक्टूबर तक संजय सिंह जो है ईडी की रिमांड पर रहेंगे और ऐसे में कन्फ्रंट उनके सामने होगा और सर्वेश मिश्रा के लिए इसीलिए बुलाया गया है और कहा यह जा रहा है कि 2 और करीबी उनके जो है उनको समन भेजा जा सकता है। पूछताछ आमने सामने बिठाकर ईडी द्वारा किया जाएगा। तो दिल्ली से इस वक्त की अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां ईडी ऑफिस पहुंच चुके हैं संजय सिंह के करीबी सर्वेश मिश्रा। तो ईडी ऑफिस पहुंचे हैं संजय सिंह के करीबी सर्वेश मिश्रा। शराब घोटाले में होगी पूछताछ और बता दें कि आज जो है कन्फ्रंट किया जा सकता है संजय सिंह के सामने। सर्वेश मिश्रा को बिठा के पूछताछ किया जा सकता है। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पहले मनीष सिसोदिया और फिर संजय सिंह और अब आप विधायक अमानतुल्लाह के खिलाफ दिल्ली वक्फ बोर्ड के कामकाज में वित्तीय हेराफेरी की जांच पर बयान दिया है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। उसके बाद मोदी जी ने हमारे एमएलएज के ऊपर झूठे झूठे केस करने चालू कर दिए। हमारे आम आदमी पार्टी के एमएलएज पे अभी तक 170 से ज़्यादा केस कर चुके हैं, 170 से ज़्यादा।
और उनमें 140 से ज़्यादा केसेस में जजमेंट आ चुके हैं, जिसमें सारे जजमेंट मोदी जी के खिलाफ हैं। सारे जजमेंट हमारे पक्ष में आए हैं कि झूठा केस किया गया हमारे एमएलए के खिलाफ, झूठी एफआईआर की गई, झूठी गिरफ्तारी की गई, गलत गिरफ्तारी की गई। उसके बाद इन्होंने पिछले 2 साल से हमारे मंत्रियों को और सीनियर नेताओं को अब गिरफ्तार करना चालू किया। इन्होंने सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया, इन्होंने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया, इन्होंने संजय सिंह को गिरफ्तार किया, इन्होंने कल अमानतुल्लाह खान के यहाँ ईडी की रेड की। मामला चूंकि कोर्ट में है, मैं सब जुडिस है, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन अगर आपने मनीष सिसोदिया के केस में पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई, अगर आपने वो सुनवाई सुनी हो, तो जिस तरह से जज बार बार उनसे एक ही सवाल पूछ रहे थे कि कोई तो सबूत दो, कोई तो सबूत दो, इन लोगों के पास एक भी सबूत नहीं था मनीष सिसोदिया के खिलाफ। तो इसका मतलब सारे के सारे केसेस झूठे किए जा रहे हैं। कल जो अमानतुल्लाह खान के यहाँ रेड हुई, वो भी एक तरह से, जिस तरह से आम आदमी पार्टी को ख़त्म करने के लिए मोदी जी की पूरी मुहिम है, उसी का एक हिस्सा है। आज तक एक नए पैसे का कहीं कोई हेरा फेरी नहीं निकली। मैं नरेंद्र मोदी जी को चैलेंज करता हूँ, आप इतनी इंक्वायरी हमारी, बोले बस घोटाला कर दिया केजरीवाल ने, सड़कों का घोटाला कर दिया, बिजली का घोटाला कर दिया, पानी का घोटाला, इतने घोटाले, इतनी जांच करा ली। एक नए पैसे का मैं चैलेंज करता हूँ, एक नए पैसे का अगर आपको कहीं कुछ मिला हो, अगर मिला हो तो आपको लगता है मेरे को छोड़ देते मोदी जी, कहीं कुछ नहीं मिला उनको। तो ये सारी की सारी जितनी जांच चल रही है, ये सारी फर्जी जांच है और उनका मकसद। ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं अजीत। पहले तो ये बताइए कि जो अमानतुल्लाह खान के घर जो ईडी ने रेड की थी, उसमें कुछ निकल पाया है क्या? हाँ बिल्कुल बताना चाहूंगा सुधी। इस समय अगर मैं बात करूँ तो बीते कल यानी मंगलवार को दिल्ली वक्फ बोर्ड में अनियमितताओं को लेकर के ईडी की टीम सुबह सुबह ओखला से विधायक अमानतुल्लाह खान के घर पर छापेमारी करने पहुंची थी। कई घंटों के बाद जब छापेमारी करके जब टीम गई तो वहां से कुछ टेक्निकल एविडेंस जरूर लेके गई। हालांकि इसको लेकर के ईडी की तरफ से भी कोई खुलासा नहीं हुआ है कि वो क्या सबूत वो लेकर के गई है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि बीते 2022 के समय में एक एसीबी द्वारा मामला दर्ज किया गया था, उसी दौरान जब उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी और उसमें एक लाल डायरी की बात सामने आई थी। और उन्हीं चीजों को जोड़ते हुए कल ईडी की टीम जो है वो ओखला से विधायक अमानतुल्लाह खान के घर पर छापेमारी करने पहुंची थी। हालांकि तमाम जिस तरीके से उस समय कल के दिन आप सांसद संजय सिंह की भी कोर्ट में पेशी थी, तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो है इस पूरे के पूरे छापेमारी को राजनीतिक द्वेष से जोड़ती हुई बता रही है। जी बिल्कुल। और हमने सुना कि अभी अमानतुल्लाह खान की तरफ से बयान भी निकल के सामने आया। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी छापेमारी हुई थी, कुछ खास नहीं मिला और सीएम से भी उन्होंने बात की है और ये सब साजिश के तहत बताया जा रहा है। कितनी सच्चाई है इसमें? क्योंकि उनके ऊपर इल्जाम लगे हैं कि जब वो अध्यक्ष थे वक्फ बोर्ड के, तब उन्होंने गैर कानूनी तरीके से यहाँ पे लोगों की ज्वाइनिंग कराई और उनसे रिश्वत भी यहाँ पे लिया गया। बिल्कुल सुनिए, देखिए सबसे बड़ी चीज है ये राजनीतिक आरोप और प्रत्यारोप का दौर जो है वो लगातार जारी रहता है। आमतौर पर जब भी इस तरह की जो कार्रवाई होती है तो जो भी पक्ष पर कार्रवाई होती है तो वो कहीं ना कहीं इसको एक राजनीतिक जो हथियार है वो उपयोग करने की कोशिश करते हैं। और ऐसा इस मामले में देखने को मिल रहा है जब केंद्र सरकार, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ईडी है वो केंद्र सरकार के अंडर में आती है और ऐसे में दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार लगातार केंद्र सरकार को ही जमकर घेरने का काम कर रही है और उनसे कहीं ना कहीं तमाम जो सिविक एजेंसियां हैं उनको दुरुपयोग करने का भी आरोप लगा रही है कि इस तरीके से दुरुपयोग करके जो आम आदमी पार्टी को खत्म करने की जो है वो साजिश है वो की जा रही है। क्योंकि दिल्ली में जो विकास है वो केंद्र सरकार को पसंद नहीं आ रहा है और विकास करने से रोकने की कोशिश ये की जा रही है। जी अच्छा जीत, एक जानकारी ये मिल पा रही है कि सर्वेश मिश्रा ईडी के दफ्तर पहुंच चुके हैं। उनसे पूछताछ कितनी देर चलने वाली है? क्या लगता है कि आज संजय सिंह के सामने बैठा के उनसे पूछताछ होगी, जो कि पिछली बार नहीं हो पाई थी? बिल्कुल सुनिए, बताना चाहूंगा जब कल संजय सिंह की जो कोर्ट में जब पेशी हुई थी तो उस समय भी ईडी की तरफ से दलील दी गई थी और ईडी ने स्पेशली इस बात अपनी दोहराई थी कि सर्वेश मिश्रा को फिर से समन भेजा गया है ईडी दफ्तर आने के लिए और आज की तारीख थी, लिहाजा लगभग 12 बजे के करीब जो सर्वेश मिश्रा है वो
ईडी दफ्तर पहुंचे थे। इससे पहले मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने विशेष तौर पर बात भी कही थी कि ईश्वर देख रहा है, सच्ची जीत होगी और संविधान पर उन्हें पूरा भरोसा है। तो फिलहाल अभी ईडी दफ्तर में सर्वेश मिश्रा गए हुए हैं, उनसे पूछताछ की जो है वो पैरिस जो है शुरुआत में वो अजीत लगातार वो 3 करीबियों को समन भेजा गया था, जिसमें सर्वेश मिश्रा ईडी के दफ्तर पहुंचे थे पहले, और अभी भी सर्वेश मिश्रा ही पहुंचे हैं। बाकी 2 करीबियों का क्या स्टेटस है? क्या उनको समन फिर से नहीं भेजा गया है या उन्होंने नकार दिया है ईडी के दफ्तर जाने से? बिल्कुल सीधे इस मामले में जो दूसरा विवेक त्यागी भी थे, जिनको ईडी ने समन भेजा था, हालांकि वो उस समय भी नहीं गए थे और उसके बाद दोबारा अभी ईडी के द्वारा दोबारा नोटिस भेजने की बात सामने नहीं आई है। क्योंकि कल भी जब जो कोर्ट में जब जिरह चल रही थी तो उस दौरान ईडी ने इस बात को स्वीकारते हुए खुद बोला था कि उन्होंने सर्वेश मिश्रा को फिर से समन भेजा है ईडी दफ्तर में पेश होने के लिए। तो अभी ईडी ने भी कल खुद भी जिरह के दौरान और किसी का नाम नहीं लिया था, तो निश्चित तौर पर अभी तक ये सामने नहीं आया कि दोबारा बाकी जो करीबी है उनको पेश होने के लिए कहा या नहीं किया। लेकिन जिस तरीके से बीते दिनों की सर्वेश मिश्रा ईडी दफ्तर में पहुंचे थे और आज एक बार फिर से समन को देखते हुए दोबारा से ईडी दफ्तर पहुंचे हैं, अब देखना होगा कि किस तरीके से, क्योंकि लगातार जो बिल्कुल सर्वेश मिश्रा पहुंच चुके हैं ईडी के दफ्तर, तस्वीरें में हम लगातार पहुंचा रहे हैं। अब देखना होगा कि आज क्या कन्फ्लिक्ट होता है या फिर से आगे तारीख बढ़ जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी तमाम जानकारियों के लिए। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। बरेली से अहम जानकारी आ रही है, सीबीगंज क्षेत्र में दिल दहलाने वाली वारदात हुई है। छेड़खानी का विरोध करने पर लड़की को ट्रेन के आगे फेंक दिया गया है। 2 लड़कों ने इस घटना को अंजाम दिया है। कोचिंग से घर लौटते समय ये घटना हुई है। छात्रा का एक हाथ और दोनों पैर कट चुके हैं, कई हड्डियां भी टूटी है, अस्पताल में भर्ती है, हालत गंभीर बताई जा रही है। तो सीबीगंज क्षेत्र में दिल दहला देने वाली वारदात हुई है। आप तक पहुंचा रहे हैं मुझे जानकारी कि छेड़खानी का विरोध करने पर लड़की को ट्रेन के आगे फेंक दिया गया और इसके बाद से 2 लड़कों ने इस कारनामे को अंजाम दिया है। लड़की की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसका अस्पताल में इलाज हो रहा है। सीबीगंज क्षेत्र में ये दिल दहला देने वाली वारदात हुई है। बरेली में छात्रा के साथ ये घटना हुई है, इसको लेकर सीएम भी सख्त नजर आ रहे हैं। छेड़खानी का विरोध करने पर लड़की को ट्रेन के आगे फेंक दिया गया। 2 लड़कों द्वारा इस वारदात को अंजाम दिया गया है और बता दें कि लड़की की हालत इस वक्त गंभीर है। कोचिंग से घर लौटते समय यह हादसा हुआ है, इस घटना को अंजाम दिया गया है। बता दें कि छात्रा का एक हाथ और दोनों पैर कट चुके हैं, कई हड्डियां भी टूट चुकी है। सोचिए उसकी हालत क्या हो रही होगी इस समय, और ऐसे में अस्पताल में इलाज चल रहा है। देखिए तस्वीरें आप तक पहुंचा रही है। छात्रा का फेस जो है वो ब्लर कर दिया है और ऐसे में देखिए छात्रा के दोनों पैर काट दिए गए हैं, एक हाथ भी काट दिया गया है और हड्डियां कई टूटी हुई है। ऐसे में सीएम भी सख्त नजर आ रहे हैं। बरेली में छात्रा के साथ घटना पर सीएम सख्त है। पुलिस की जवाबदेही तय कार्रवाई के निर्देश प्रभारी निरीक्षक, दरोगा और बीट सिपाही सस्पेंड कर दिए गए हैं। छात्रा के इलाज के लिए तत्काल 5 लाख की मदद भी दी गई है। तो देखिए सीएम इसमें सख्त नजर आ रहे हैं और ये तस्वीरें परिजनों की आप तक पहुंचा रहे हैं। रो रो कर उनका बुरा हाल है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सनी गोस्वामी बरेली से जुड़ चुके हैं। सनी, ये वारदात कब हुई? क्या उस समय कोई मौजूद नहीं था घटना स्थल पर? किस तरीके से अंजाम दिया गया? विस्तार से जानकारी दीजिए। जी, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जो घटना है बहुत सनसनी के घटना आई है जो बरेली में जो घटी है। आपको बता दें कि एक छात्रा है, वो कोचिंग जा रही थी, अपने पढ़ने के लिए कोचिंग जा रही थी। तो उसको बताया जा रहा है कि मंगलवार की शाम को जब वो जा रही थी तो उसके पास में कुछ लोग हैं जो उसके साथ लगातार छेड़छाड़ी कर रहे थे। और जिसके बाद में ये बताया जा रहा है कि उन्हीं लोगों ने जो 2 छात्र हैं जिसपे आरोप लगाया है, परिजनों ने आरोप लगाया है, उन्होंने कहा है कि जो आरोप लगाया है उन्होंने Your call has been kept on hold. तो दोबारा से सनी को जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सोचिए उन परिजनों पे क्या बीत रही होगी जिनके बेटी के साथ पहले छेड़खानी करने का प्रयास किया गया, उसके बाद उसको चलती ट्रेन के आगे फेंक दिया गया। उसके 2 पैर अब नहीं रहे, हाथ भी उसका कट चुका है, हड्डियां कई टूट चुकी है, हालत गंभीर बताई जा रही है। बरेली में छात्रा के साथ ये घटना हुई जिसके बाद से सीएम सख्त नजर आए हैं। प्रभारी निरीक्षक, दरोगा और
बीट सिपाही को सीएम के द्वारा निर्देश देने के बाद सस्पेंड कर दिया गया है। 5 लाख की तत्काल मदद जो है वो छात्राओं के परिजनों को दी गई है ताकि छात्रा का इलाज यहाँ पे हो सके। और छेड़खानी का विरोध कर रही थी ये छात्रा, जिसके बाद से 2 युवकों ने इसको अंजाम दिया। 2 लड़के वो बताए जा रहे हैं जिन्होंने चलती ट्रेन के आगे छात्रा को फेंक दिया। उसके बाद से सोचिए उसकी हालत इस वक्त क्या हो रही है, क्या गुजर रहा होगा परिजनों के ऊपर। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। तस्वीरें आप तक पहुंचा रही हैं। बरेली में ये पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। एक बार फिर से सनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सनी, अभी ये कहा जा रहा है कि सख्ती के बाद सीएम के कई ऐसे प्रभारी है, उप निरीक्षक है जिनको सस्पेंड कर दिया गया है। कितनी देर में कार्रवाई की गई है? रिसल्टी में आपको बताना चाहूँ कि बरेली में बहुत बड़ी घटना जो आपके सामने आई है। मैं आपको बता दें कि एक छात्रा है जो मंगलवार शाम को कोचिंग पढ़ने जाती है, जैसे वो कोचिंग पढ़ने जाती है उस परिजन के आरोप लगाया है, जो छात्रा के परिजन है उन्होंने आरोप लगाया कि 2 लड़के थे जो लगातार उनकी जो लड़की है उसके साथ में छेड़छाड़ करते थे, उससे अवैध टिप्पणियां करते थे। उसके बाद में ये बताया गया है कि उन्होंने कभी थाने में उसकी शिकायत नहीं करी। वो पूरी रात रहे, तभी उनके पास में यहाँ से फोन आता है, प्रभारी निरीक्षक का फोन आता है। वो कहते हैं कि ट्रैक पे है कोई एक लड़की पड़ी है, जब वो देखने जाते हैं तो उन्हीं की लड़की दिखती है। और जैसे ही ये मामला मीडिया में आता है तो ज्यादा देर नहीं जाती है, विदिन आधे घंटे के बीच में मुख्यमंत्री इस पे कार्रवाई करते हैं और जो वहाँ के प्रभारी निरीक्षक हैं, जो हल्का इंचार्ज हैं और जो बीट प्रभारी है, जो आरक्षी है, उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। यही नहीं, इतनी बड़ी घटना है कि डीएम और एसएसपी पूरी फोर्स के साथ, पुलिस प्रशासन के साथ पूरी तरह से उसको छात्रा को देखने जाते हैं। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि छात्र और उसके पिता जो पीड़ित है, जो छात्रा है, जो उसको छेड़ने वाला था, उसको और उसके पिता को पुलिस ने पकड़ लिया है। और पुलिस ये बता रही है कि बहुत जल्द जी बिल्कुल, सीएम की तरफ से सख्त निर्देश दिए गए हैं और सख्ती के साथ यहाँ पे अपर सचिव को और कई ऐसे प्रभारी हैं जिनको सस्पेंड कर दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सनी तमाम जानकारियों के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, अखिलेश को नहीं मिली है माला अर्पण की अनुमति। जयप्रकाश नारायण की जयंती पर करना चाहते थे माला अर्पण। एलडीए ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को नहीं दी है अनुमति। जेपीएनआईसी के मेन गेट पर लगा ताला, गेट को फांद कर अखिलेश ने किया है माला अर्पण। तो जयप्रकाश नारायण की जयंती पर करना चाहते थे अखिलेश यादव माला अर्पण, लेकिन उनको अनुमति नहीं मिली है। अखिलेश को नहीं मिली माला अर्पण की अनुमति। तस्वीरें आप तक पहुंचा रही किस तरीके से समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन चल रहा है। जयप्रकाश नारायण की जयंती पर माला अर्पण यहाँ पे सपा प्रमुख करना चाहते थे, लेकिन उनको अनुमति यानी कि परमिशन नहीं दी गई। एलडीए ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को परमिशन नहीं दी है, जिसके बाद से यहाँ पे प्रदर्शन उग्र हो चुका है। अखिलेश यादव दीवार फांद के अंदर चले गए। तो गेट पर लगाया है भारी फोर्स, यहाँ पे भारी फोर्स आपको नजर आ रही है। इसी के साथ कितनी भारी संख्या में सपा के कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं तस्वीरों में साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। अखिलेश को माला अर्पण की अनुमति चूंकि नहीं मिली थी, इसके बाद से गेट को फांद कर अखिलेश यादव ने माला अर्पण किया। जयप्रकाश नारायण की जयंती पर माला अर्पण करना चाहते थे अखिलेश यादव, जिनको परमिशन नहीं मिली। तो चलिए अब बात करते हैं नल जल योजना की। वो योजना जिसके जरिए लाखों परिवारों को पहुंच रहा है लाभ। आपको लेकर चलते हैं अमरोहा, जहां की आवाम कैसे ले रही है इस योजना का लाभ। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। प्रदेश की जनता की प्यास बुझाने के लिए योगी सरकार की तरफ से जल जीवन मिशन के तहत तेजी से काम किया जा रहा है। यूपी के हर जिले में योजना का लाभ मिले, इसके लिए लगातार मॉनिटरिंग भी हो रही है। बात अमरोहा की करें तो अमरोहा में भी योजना के तहत शुद्ध और स्वच्छ जल लोगों के घरों तक नल से पहुंचाया जा रहा है, जिसमें जाति देखकर भेदभाव नहीं किया जा रहा। यकीनन योजना के लाभ से प्रदेश की जनता को लाभ पहुंच रहा है और जनता खुश है। दिक्कत और तमाम किल्लत होती थी, उससे निजात मिल गई। बहुत बेहतरीन पानी मिल रहा और समय के हिसाब से आ रहा। बहुत फर्क है, पहले से अब बेहतर है। पानी का अच्छा मिल रहा। पहले परेशानी थी बहुत, जब पानी भरा रहता था, पानी नहीं भरता। पानी अच्छा रहा, पीने में जो है सही है, टेस्टी है, प्रेशर भी सही है और पानी का जो टेस्ट है वो भी सही है। नहीं वो सही है, अब कोई परेशानी नहीं है, पानी टाइम पे आ रहा है। जल जीवन मिशन सरकार की महत्वाकांक्षी योजना भर नहीं है, बल्कि इस योजना के जरिए सामाजिक सुधार की ओर भी बढ़ रहे कदम संकेत दे रहे हैं कि योजना आवाम की जिंदगी पर किस कदर असर डाल रही है।
यकीनन इस योजना की कामयाबी नए आयाम गढ़ रही है। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।